आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर निमेश चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने पूर्व के वीडियो में भारत में ब्रिटिश काल में संवैधानिक विकास के दौरान 1909 के अधिनियम के पारित होने के क्या कारण थे, किन परिस्थितियों में 1909 का सुधार अधिनियम ब्रिटिश सरकार ने किया था, उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम 1909 ईस्वी के जो अधिनियम है, जो कि मांटे मिल्लो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि उसमें प्रमुख प्रावधान कौन कौन से थे। जो पहला प्रावधान था वह था विधान परिषदों के आकार में वृद्धि। जो प्रांतों के अंदर जो विधान परिषदें थी उनके अंदर इन्होंने 1909 अधिनियम के द्वारा अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई और केंद्रीय जो व्यवस्थापिका परिषद थी उसकी अधिकतम संख्या 7 निर्धारित की। प्रांतों की विधान परिषदों की जो सदस्य संख्या रखी थी वह इस प्रकार थी: मुंबई, बंगाल, मद्रास, संयुक्त प्रांत जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश जिसको कहा जाता है, बिहार और उड़ीसा के लिए जो सदस्य संख्या निर्धारित की थी वह थी 50। पंजाब प्रांत के अंदर 20 सदस्यों को निर्धारित किया गया था। बर्मा में 30 और असम में भी 30 सदस्य निर्धारित किए गए थे। जो पदेन सदस्य थे वो इसके अतिरिक्त थे। इस प्रकार 1909 अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधान परिषदें जो थी उनके अंदर जो सदस्यों की संख्या थी उसकी बढ़ोतरी की गई। दूसरा जो प्रावधान था वह था सर्वोच्च व्यवस्थापिका परिषद के अंदर सरकारी बहुमत। 1909 अधिनियम से पूर्व जो 1892 का अधिनियम पारित हुआ था उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे पहले कि उसमें क्या व्यवस्था थी और उसमें क्या चेंज किया गया। तो 1892 का अधिनियम था, उसमें कुल कार्यकारी जो परिषद थी सर्वोच्च व्यवस्थापिका की, उसमें कुल 5 सदस्य थे और इसके अंदर कुल न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्य जो गवर्नर जनरल मनोनीत करता था वो हो सकते थे। और इन कुल जो अतिरिक्त सदस्य थे उसमें कम से कम आधे अशासकीय मतलब जो निर्वाचित थे वो थे। अब प्रांतीय प्रतिनिधि उसमें नहीं था। कार्यकारी परिषद के 6 सदस्य थे, न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 16 अतिरिक्त सदस्य थे। इस प्रकार से जो 1892 ईस्वी के अधिनियम के जो प्रावधान के अंतर्गत कार्यकारी परिषद के जो सदस्य थे उसमें वृद्धि की गई 1909 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा, तथा साथ ही 1892 ईस्वी का जो भारतीय परिषद अधिनियम था और उसमें इन परिषद के जो सदस्य थे उनके जो अधिकार थे वो इस प्रकार थे कि वे वार्षिक वित्तीय विवरण पर कुछ परिधियों के साथ विवेचना करने का उनको अधिकार था। जनहित मामलों पर सदस्य सरकार से प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं थी। मतलब जो प्रश्न पूछा और उसका जो सरकार ने जवाब दिया वह ठीक है, उसका कोई पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति 1892 ईस्वी के अधिनियम के तहत विधान परिषदों के अंदर नहीं थी। कार्यकारिणी की निंदा करने का भी अधिकार नहीं था अथवा इसके विरुद्ध किसी प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव भी नहीं रख सकते थे। यह प्रावधान 1892 ईस्वी के अधिनियम में थे, जिसमें से कुछ सुधार 1909 ईस्वी के अधिनियम में किए गए। अब वो क्या सुधार किए गए थे तथा किस प्रकार जो सदस्य थे परिषदों के सदस्य की संख्या किस प्रकार बढ़ोतरी उसमें की गई, उसके बारे में हम अभी अध्ययन करेंगे। प्रत्येक परिषद के अंदर 3 प्रकार के सदस्य थे। एक थे नामांकित सरकारी सदस्य, दूसरा नामांकित गैर सरकारी सदस्य और तीसरा निर्वाचित सदस्य। केंद्रीय व्यवस्थापिका परिषद के अंदर सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया था। अब विधानमंडल के अंदर संरचना इस प्रकार थी। विधानमंडल में कुल सदस्य 69 थे, 69 थे और यह 2 भागों में विभाजित थे। पहले जो थे वो शासकीय सदस्य थे, मतलब गवर्नमेंट के सदस्य थे। दूसरा नॉन गवर्नमेंट के सदस्य थे जिनको अशासकीय सदस्य कहा जाता है। कुल जो गवर्नमेंट के सदस्य थे वो 37 थे और अशासकीय सदस्य थे वो 32 थे। शासकीय जो सदस्य जिनकी संख्या 37 रखी गई थी
उसको भी पुनः दो भागों में बांटा था। इस 37 के अंदर 9 सदस्य ऐसे थे जो पदेन सदस्य थे। उन 9 पदेन सदस्य के अंदर एक गवर्नर जनरल स्वयं होता था, 7 उसके कार्यकारी पार्षद थे और एक असाधारण सदस्य था। इस प्रकार यह 9 पदेन सदस्य होते थे। उसके अलावा 28 सदस्य ऐसे गवर्नमेंट के 28 सदस्य ऐसे थे जिनको कि गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। इस प्रकार यह पूरे 37 जो सदस्य थे, जिसमें कि 9 पदेन सदस्य और 8 गवर्नर जनरल के द्वारा जिनके नाम मनोनीत किए जाते थे, जिनके नाम दिए जाते थे, वह 28 सदस्य थे। इस प्रकार ये पूरे 37 सदस्य गवर्नमेंट सदस्य थे। दूसरे अशासकीय सदस्यों की संख्या 32 थी। इन 32 अशासकीय जो नॉन गवर्नमेंट जो सदस्य थे वो दो भागों में विभाजित थे। एक थे गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत और दूसरे जो जनता के द्वारा जो निर्वाचित होकर के आते थे, या निर्वाचन जो मंडल था उसके द्वारा वो निर्वाचित होकर के आते थे। तो जो गवर्नर जनरल द्वारा अशासकीय सदस्य में से चुने जाते थे वह 5 सदस्य थे जिनके नाम मनोनीत गवर्नर जनरल करता था, और निर्वाचित सदस्यों की संख्या 27 थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत जो सदस्य जो कि अशासकीय थे वो 5 थे, तथा शासकीय सदस्यों के अंदर भी 28 मनोनीत सदस्य और 9 पदेन सदस्य थे। तो एक प्रकार से सरकारी जो सदस्य थे उनका बहुमत था, अतः वह कोई भी कार्य था उसका प्रस्ताव अपने पक्ष में कराने के लिए वे मतलब उनके पास यह ताकत थी कि वे अपने कोई भी प्रस्ताव को अपने पक्ष में करा सकते थे। जो निर्वाचित 27 सदस्य का जो प्रावधान रखा गया था उसका भी विभाजन दो तरीके से किया गया था। एक कुल 14 सदस्य थे जिसका विभाजन इस प्रकार किया था कि 5 मुसलमानों के द्वारा नियुक्त होकर के आएंगे, उनमें से नियुक्त होकर के आएंगे, 6 जमींदारों के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, एक मुसलमान जमींदार, और 2 सदस्य बम्बई व बंगाल के वाणिज्य मंडल से होंगे। इस प्रकार से इस 1909 ईस्वी के अधिनियम में पहली बार ये प्रावधान रखा गया कि किसी धर्म और जाति के आधार पर सदस्यों का चुनाव हो रहा था। मतलब 5 सदस्य मुसलमान चुन करके आएंगे, 6 सदस्य जमींदार आएंगे, एक मुसलमान जमींदार आएगा और 2 बम्बई और बंगाल के जो वाणिज्य मंडल से संबंधित लोग थे वो चुन करके आएंगे। इस 14 के अलावा जो 13 सदस्य थे वो 9 प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी निर्वाचित सदस्यों के द्वारा निर्वाचित हो करके आने वाले थे। इस प्रकार कुल निर्वाचित सदस्य थे वो 27 थे। यह प्रावधान इस 1909 के अधिनियम में किया गया था। निर्वाचित सदस्यों में से विशेष वर्गों और विशेष हितों को प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से 1909 ईस्वी का जो अधिनियम था में विभिन्न वर्गों के आधार पर निर्वाचित सदस्यों को स्थान दिया गया, और कहीं न कहीं यही इस देश के अंदर जो सांप्रदायिकता का जो बीज था वो इन्हीं निर्वाचित सदस्यों में जो अलग अलग जाति और धर्म के आधार पर जो सीटें निर्धारित की गई वहाँ से प्रारंभ होता है। प्रांतीय विधान परिषदों के अंदर लॉर्ड मिंटो ने गैर सरकारी बहुमत को हानिप्रद नहीं समझा। फिर भी इसका अर्थ चुने हुए सदस्यों का बहुमत नहीं था, क्योंकि इनमें कुछ गैर सरकारी सदस्यों को गवर्नर मनोनीत करता था। मतलब लॉर्ड मिंटो ने देखा कि अगर प्रांतीय विधान परिषदों के अंदर सरकारी सदस्यों से ज़्यादा अगर गैर सरकारी सदस्य भी होंगे तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी जो गैर सरकारी सदस्य थे उनका चुनाव सभी सदस्यों का चुनाव होकर के चयन नहीं था, बल्कि उसमें से भी कुछ सदस्य ऐसे थे जिनको गवर्नर जनरल या प्रांतीय जो गवर्नर था वो मनोनीत करता था। इस प्रकार 47 सदस्यों में से 26 गैर सरकारी थे, अर्थात इनमें से केवल 21 ही निर्वाचित होते थे और शेष 5 गवर्नर द्वारा मनोनीत। यह मनोनीत सदस्य सदैव सरकार के पक्ष में लेते थे। अतः हम कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि केंद्रीय विधान परिषद के अंदर भी या प्रांतीय विधान परिषद के अंदर भी एन केन प्रकारण शासकीय जो सदस्य थे उनकी संख्या ज़्यादा थी, और निर्वाचित सदस्यों में से भी कुछ ऐसे सदस्य थे जो
जो अशासकीय सदस्य होने के बावजूद भी गवर्नर जनरल के द्वारा कुछ मनोनीत थे, और निर्वाचित सदस्यों में से भी कुछ ऐसे लोग थे जो विशेष वर्ग से सम्मिलित थे। अतः सरकार का ये प्रयास था कि किसी न किसी प्रकार से गैर सरकारी सदस्यों के मुकाबले सरकारी सदस्यों की संख्या ज़्यादा रहे या गवर्नर का उसमें हस्तक्षेप बना रहे। चौथा, और जो जिसको हम कह सकते हैं कि भारत की भविष्य की राजनीति जहाँ से तय हुई थी, वह प्रावधान था सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति। 1909 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा प्राथमिक एवं सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति अपनाई गई। सामान्य निर्वाचन एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को भारत के लिए अनुपयुक्त समझा गया। विभिन्न वर्गों और जातियों के आधार पर निर्वाचन की व्यवस्था इस अधिनियम में की गई थी, और यही प्रावधान जो था भारत में सांप्रदायिकता के विकास में बहुत बड़े इसने योगदान दिया। इसको लागू करने के पीछे सरकार की जो सोच थी वो 1905 के बंगाल विभाजन के बाद जो राष्ट्रीयता भारतीय लोगों में उभर करके आई थी, उसको तोड़ने के लिए, सांप्रदायिकता की नींव डालने के लिए, और फूट डालो और राज करो की जो नीति थी उसका पालन करवाने के लिए यह सांप्रदायिक जो बिंदु था उसको, उस प्रावधान को इस अधिनियम के अंदर रखा गया था। पांचवा जो प्रावधान था वह था विधान परिषद के कार्यक्षेत्र का विस्तार। हमने अभी पहले पढ़ा था कि किस प्रकार 1892 ईस्वी के अधिनियम के तहत जो सदस्य थे विधान परिषदों या परिषदों के अंदर, उनके पास क्या क्या प्रावधान थे, क्या क्या शक्तियाँ थी, उसके बारे में हमने देखा था कि उनको प्रश्न पूछने का अधिकार था, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। वे कार्यकारिणी की निंदा नहीं कर सकते थे। वह कार्यकारिणी के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव नहीं रख सकते थे। वार्षिक वित्तीय विवरण पर कुछ परिधियों के साथ विवेचना करने का अधिकार था, मतलब जो एनुअल जो फाइनेंस रिपोर्ट पेश होती थी उस पर कुछ सीमाओं के साथ ही वो विवेचना कर सकते थे। इन अधिकारों में कुछ वृद्धि करते हुए 1909 ईस्वी के अधिनियम में प्रावधान किए गए थे, और वो प्रावधान इस प्रकार थे। पहला था, इसके पूर्व सदस्यों को जो पूरक प्रश्न, मतलब 1892 के परिषद अधिनियम में जो पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, वह इस अधिनियम के द्वारा मूल प्रश्न करने वाले सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। मतलब जो व्यक्ति प्रश्न रखेगा और वह अगर अपने प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट नहीं होगा तो वही व्यक्ति पूरक प्रश्न भी करने का अधिकारी होगा। यह एक प्रावधान इसमें किया गया। दूसरा था, सदस्यों को सार्वजनिक हित संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करने तथा उन पर मत देने का अधिकार मिला। ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 15 दिनों की सूचना आवश्यक थी। मतलब 15 दिन की पूर्व सूचना के आधार पर आप इस तरह का प्रस्ताव जो कि सार्वजनिक हित से संबंधित है वो आप रख सकते थे। सदस्यों को ये अधिकार मिला था। वाद विवाद के समय इनमें संशोधन लाया जा सकता था। सरकार इन प्रस्तावों को मानने के लिए बाध्य थी, चाहे यह प्रस्ताव जनता के लिए हो अथवा वित्तीय विवरण के लिए हो। तीसरा, जो कार्यक्षेत्र के अंदर जो अधिकार जो वृद्धि की गई थी वह था, वित्तीय मामलों में परिषदों की शक्ति में वृद्धि की गई। बजट पर गैर सरकारी प्रभाव बढ़ा दिया गया। सदस्यों को अब बजट पर विचार करने, बजट संबंधी प्रस्ताव पेश करना, राजस्व और व्यय के मूल विषयों पर मत देने का अधिकार दिया गया। लेकिन वहीं कुछ मुद्दों पर मतदान नहीं हो सकता था जिसका निश्चय सरकार करती थी। मतलब कुछ ऐसे प्रावधान थे जिनमें कि 1892 के परिषद अधिनियम से आगे बढ़ कर के कुछ सुधार इसमें किए गए थे, कुछ अधिकार परिषदों के सदस्यों को दिए गए थे। छठा जो प्रावधान था और आखिरी प्रावधान है वह था कार्यकारिणी परिषदों में भारतीयों की नियुक्ति। इस अधिनियम के अंदर जो कार्यकारिणी परिषद थी, जो कि हमने यह पढ़ा था कि कार्यकारिणी जो परिषद के जो 7 सदस्य हैं उसके अंदर भारतीयों को भी स्थान देने का इसमें बात थी। इस अधिनियम में कार्यकारिणी परिषदों में भारतीयों की नियुक्ति की इच्छा व्यक्त की गई थी। परिषदों तथा ब्रिटिश नौकरशाही के विरोध के बावजूद ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने इस संबंध में अपनी स्वीकृति दी थी। इसके फलस्वरूप 2 भारतीयों के.जी. गुप्ता तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी को
भारत सचिव के काउंसिल का सदस्य और एक भारतीय श्री सत्येंद्र सिंह को गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। निस्संदेह यह एक महत्वपूर्ण कदम इस अधिनियम का था और जिसके तहत कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की पहली बार नियुक्ति हुई। तो यह कुछ ऐसे प्रमुख प्रावधान थे जो 1909 ईस्वी के अधिनियम के तहत किए गए थे। अब हम क्या इस 1909 ईस्वी के अधिनियम का क्या भविष्य में परिणाम हुआ या यह किस तरीके से उपयुक्त था या किन बातों से भारतीय नाराज थे इस अधिनियम को लेकर के, इन सब के बारे में हम अध्ययन आने वाले वीडियो में करेंगे।